Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18। यहाँ पर हम आपके 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। हम जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये आपके PYQ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। इनका हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो आप अपनी थ्योरेटिकल प्रिपरेशन के बाद ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हैं या फिर अब आपको किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके जनरल पेपर के लिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट में जो है वो आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए सेम होता है, इसको हम पेपर 1 का नाम देते हैं। यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स में। सिमिलरली आपका सब्जेक्ट पेपर होता है जिसमें जो भी आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप हिंदी से बिलोंग करते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन होंगे सिर्फ, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स कितने रहने वाले हैं? तो 200 रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका जनरल पेपर यानी पेपर 1 के लिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक्स। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स। अब ये जो आपका इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट करना, ठीक है। कैसे इंटरेक्ट, किससे इंटरेक्ट करेंगे? अब इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? 2 और मोर पर्सन्स के बीच में आप इंटरेक्शन करते हैं तो वही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है, जहाँ पर कि आप क्या करते हैं? अपने थॉट्स को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको ये वीडियो लेक्चर दे रही हूँ तो मैं आपसे क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेट कर रही हूँ। सिमिलरली अभी हम लोग ऑनलाइन मोड में हैं, बट अगर ऑफलाइन मोड में होते हैं जब टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी एक क्या कम्युनिकेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि टीचर अपनी नॉलेज दे रहा है और स्टूडेंट के अगर उसको एक्वायर करने से आते हैं तो उनको अगर कहीं डाउट है तो वो वहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। जब 2 फ्रेंड्स आपस में बातें करते हैं वो भी कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इंटरेक्शन होना 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत होना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आपसे पूछा है कि जो कम्युनिकेशन है ये इनमें से किन 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है। कम्युनिकेट जो है ये आपका एक वर्ड है, तो इस कम्युनिकेट वर्ड से कम्युनिकेशन की प्रोसेस आई है। तो ये कम्युनिकेट वर्ड का आपको बताना है डेरिवेशन। तो देखिए ऑप्शन 1 कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट एंड कम्यून, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, कम्युनियन एंड कॉमन सेंस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर। यहाँ पर ये जो कम्युनिस्ट है ये आपका सोसाइटी है इसका मीनिंग, ठीक है। और कम्युनिकेयर वही कि आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? सोसाइटी में कर रहे हैं। Question number 2 is Chinese Cultural Revolution leader Mao Zedong used a type of communication to talk to the masses is known as। यहाँ पर आपसे बोला है कि जो चाइनीज़ कल्चर रिवॉल्यूशन लीडर हैं जिनका नाम है माओ जेडोंग, उन्होंने एक तरह का कम्युनिकेशन यूज़ किया था बहुत सारे लोगों में बातचीत करने का। वो क्या था, ठीक है। यहाँ पर ये बताया है कि जब मासेस में बात हो रही है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन बैठा है, यहाँ कोई पर्सन बैठा है, यहाँ कोई पर्सन बैठा है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। तो ये सब आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं
ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? अब ये तो मासेस में ही इंटरेक्शन हो रहा है ना इनका सबका, तो क्या आप इसको मास लाइन कम्युनिकेशन कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन कहेंगे, या डायलॉग कम्युनिकेशन कहेंगे? तो मासेस में कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ कोई डायलॉग नहीं बोले जा रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था इसमें आप देख रहे हैं कि एक लाइन टाइप बन रही है, मतलब भले ही सर्कल है, ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ ये इस टाइप से भी, तो ये क्या है? एक लाइन है बेसिकली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मास लाइन कम्युनिकेशन। Next, move towards our next question, and this is conversing with the spirits and ancestor is termed as। अब जो स्पिरिट और एंसेस्टर्स में कन्वर्जन होता है उसको क्या कहेंगे आप? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे, या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहेंगे? तो आप खुद समझ जाइए, जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हम जो मतलब कुछ हमें मिल रहा है, उनसे उनकी जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, तो क्या हम उनसे क्या डायरेक्ट हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना डायरेक्ट कम्युनिकेट। एंसेस्टर्स की बात सुन रहे हैं इंट्रापर्सन, तो ना ही तो इंट्रापर्सनल होगा ना ही इंटरपर्सनल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो खुद से बातचीत हो रही है या फिर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, हम एक दूसरे के बारे में डायरेक्ट बात नहीं कर रहे और ना ही अपनी खुद से बात कर रहे हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा, एक दूसरे को देखकर भी आप लोग नहीं बोल रहे हैं जब एंसेस्टर्स की बात आ रही है, पूर्वज की। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रांसपर्सनल, यानी कि यहाँ पर आपको कोई बता रहा है आपके एंसेस्टर्स क्या कहा करते थे, उस बात को आप तक कौन पहुँचा रहा है? आपके पेरेंट्स पहुँचा रहे हैं, तो ये आपका क्या है? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा डेली न्यूज़पेपर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाइम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश में आता है ये न्यूज़पेपर बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज द पायनियर ऑफ द सैलिएंट फीचर फिल्म इन इंडिया वॉज। जो हमारे फीचर फिल्म है, जो वर्ल्ड है मूवीज़ का, तो उनके पायनियर जो है वो कौन थे? के अब्बास थे, सत्यजीत रे थे, या फिर BR चोपड़ा, दादा साहिब फाल्के? तो आप सभी को पता है कौन थे? दादा साहिब फाल्के थे। और आपको पता होगा कि जो फीचर फिल्म का जो अवार्ड होता है वो भी दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, इन्हीं के नाम पे दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब यहाँ पर बोला है कि जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है टीचर का, वो किस सिद्धांत पर है? इंफोटेनमेंट है, एड्यूटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट या पावर इक्वेशन है? तो देखिए इंफोटेनमेंट का मतलब यहाँ पर होगा कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड एंटरटेनमेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होगी ये आपकी बेसिकली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इन्फोटेक वगैरह में देखने को मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। एंटरटेनमेंट क्या है? एक मनोरंजन है, जो कि आप मूवीज़ कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो ऐसा मनोरंजन आपकी क्लास में नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पावर इक्वेशन भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो रहेगा वो एड्यूटेनमेंट रहेगा, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर एंटरटेन किया जाता है या फिर आपको एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड की जाती है। So option number B is the correct answer for this question. Next question number 7, the missing number in the series। आपसे पूछा है, यहाँ पर आपको ये सीरीज प्रोवाइडेड है, ठीक है, 0, 6, 24, 60, 120, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है और फिर आपसे पूछा है इस क्वेश्चन मार्क में ही क्या आएगा, ठीक है। अब आपको इस सीरीज को पहले इस ऑब्जर्व करना है, इसको एनालाइज करना है कि किस फॉर्मूला पे या फिर किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए चलिए 0 से 6, यहाँ पर 6 नंबर्स का गैप हो रहा है, लेकिन फिर 6 से 24 तक 6 नंबर्स का गैप नहीं हो रहा है, ठीक है। आप खुद समझ जाइए कि आपने 6 से बाद आपको 24 करना है, तो आप कैसे करेंगे? 6 4 जा 24 करेंगे। लेकिन फिर अगर आप 60 तक 60 से 120 पहुंचा रहे हैं तो 6 4 जा 24 तो कर लेंगे आप, ठीक है। लेकिन क्या फिर आप 24 6 जा करके 24 4 जा करके 60 कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। तो अब यानी कि ये पैटर्न नहीं है हमारा। तो जब आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तब आप पाएंगे कि 0 से 6 तक आने के बाद ये जो 0 से 6 होगा ये कैसे आया होगा, तो यहाँ ये 6 जो आया है वो कैसे आया है कि 2 का क्यूब हुआ है। तो जब आपका 2 का क्यूब होगा तो आप क्या करेंगे, 2 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब आप यहाँ पर 8 में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस कम है इसलिए अलग अलग बताना पड़ रहा है। अब आप बात करें हम अगर 24 की, तो 24 के लिए आप देखेंगे कि आप क्यूब करेंगे किसका, 3 का। अभी 2 का क्यूब किया था, याद रखिएगा 2 माइनस किए थे, ठीक है। आप 3 का क्यूब करेंगे और 3 ही माइनस करेंगे क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। नेक्स्ट 60 का अगर हम देखें तो यहाँ आप किसका क्यूब करेंगे, 4 का, क्योंकि अभी 3 का किया था, वहाँ 3 माइनस किए थे तो यहाँ 4 माइनस करेंगे तो 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 और जब यहाँ पे 4 माइनस होंगे तो इट विल 60। ऐसे ही मतलब पैटर्न आप समझ गए कि आपको 2 3 4 5 का क्यूब करना है और उसमें से आपको लाइन वाइज 2 3 4 5 6 ही माइनस करते जाना है। तो जब आप 120 का, तो फिर अब हमें क्या करना, हमें देखना है इस 120 के आगे क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, 120 के लिए यहाँ पर करा था 2 3 4, यानी कि आप क्या करेंगे, आप 5 का क्यूब करेंगे। तो जब आप 5 का क्यूब करेंगे तो इट विल बिकम 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 और फिर आप 5 में कितना माइनस करेंगे, 125 में आप 5 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 120। तो अब आपको देखना है कि 120 के बाद कितना आएगा। तो अब 120 के बाद आप किसका क्यूब करेंगे, अब आप क्यूब करेंगे 6 का। तो 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। यहाँ पर आप कितना माइनस करेंगे, 6। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 210। यानी कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स हैविंग अ मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़। यहाँ पे बोला है कि एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं। उनमें बॉयज़ जो हैं वह ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी जो है बॉयज़ की है। एंड इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। और वो बन कैसे रहा है कि 6 बॉयज़ और 4 गर्ल्स से बनना है। तो आपको नंबर ऑफ वेज बतानी है जिससे कि ये फॉर्म होगा, ठीक है, 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा बेसिकली सबसे पहले। तो फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं क्या रहेगा। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका CRN। आप लोग इससे अवेयर होंगे ही, मैं एक बार दे देती हूँ, हो सकता है आप खुद से ही सॉल्व कर ली, मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत भी ना पड़े क्योंकि थोड़ा लेंदी है, ठीक है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके कुछ केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस जो बनेगा दैट इज़ केस 1 की अगर हम बात करें, कि रफ करते हुए चलेंगे, चाहे तो नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका क्या हो सकता है कि आपके 4 बॉयज़ हो सकते हैं और आपकी 3 गर्ल्स हो सकती है, ठीक है। केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके 5 बॉयज़ हो सकते हैं और 2 गर्ल्स हो सकती हैं, 7 तो हो ही रहे ना। एक केस 3 आएगा जहाँ पे कि आप 6 बॉयज़ ले सकते हैं और आप क्या ले सकते हैं, 1 गर्ल ले सकते हैं। तो ये 3 केसेस बनेंगे। अब जब हम इन केसेस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं केस 1 का कॉम्बिनेशन।
तो जब हम केस 1 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब आप सिलेक्ट करोगे 4 बॉयज़ को आउट ऑफ 6 गर्ल्स, अगर आप 6 गर्ल्स में से 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगी पॉसिबिलिटी, C4 6 इतनी वेज रहेंगी आपकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते चलिएगा। फिर अगर आप सिलेक्ट करते हो 3 गर्ल्स को आउट ऑफ 4 बॉयज़ या आउट ऑफ 4, तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है C3 4 वेज। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या निकलेंगी, टोटल वेज। जो हमने अभी केस 1 के लिए जो 2 वेज निकाली उनसे हम टोटल वेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी C4 6 इंटू C3 4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी वेज आएंगी, 60 वेज आएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, इस तरह से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका केस 2। केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, केस 2 देख तो चुके हैं, वहाँ आपके 5 बॉयज़ और 2 गर्ल्स थे। तो अब जब आप केस 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे किसको, 5 बॉयज़ को, कितने में से, 6 में से। तो जो वे बनेगी वो कितनी होगी, C5 6 और वेज रहेगी। ठीक है, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गई। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आ जाएगा, आप 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 4 में से, तो क्या आ जाएगा आपका C2 4 वेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब हम इनका जब टोटल वेज निकालेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम इज इक्वल्स टू 36 वेज। वेज याद रखिएगा, इससे पहले हमारी 60 वेज आई थी, अब 36 आ गई। अब हम आपके केस 3 का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ आप सिलेक्ट करोगे 6 बॉयज़ को आउट ऑफ 6, यानी कि कितनी वे आएगी, सीधे 1 वे। फिर अगर आप 1 गर्ल को सिलेक्ट करोगे आउट ऑफ 4 तो क्या आएगा आपका, तो आएगा आपका C1 4 वेज। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपकी जो टोटल वेज आएंगी वो आएंगी 1 इंटू C1 4 इज इक्वल्स टू 4। और अब आप यानी कि 4 आ गई, सबसे पहले आई थी आपकी 60, फिर आई थी 36, फिर आई थी 4। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपकी टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगी, और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 100। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप इज़ 40। एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, और जो एवरेज है फर्स्ट 10 मेंबर्स का 4.5 है, और जो बचे हुए 30 मेंबर्स हैं उनका एवरेज 3.5 है। तो आपको पूरे ग्रुप का एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने के लिए कुछ भी नहीं करना, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन रही उनका क्या करेंगे हम, सम करेंगे। जब हम इस सारी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारी बिल्कुल क्लियर है, कितनी है, 40 है, यानी कि हम 40 से डिवाइड करेंगे किसको, सारी ऑब्जर्वेशन के सम को। तो एक बार हम सम देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, 10 मेंबर्स थे, कितना एवरेज था, 4.5, यही तो ऑब्जर्वेशन मिल रही थी। दूसरा क्या था, 30 मेंबर्स थे, कितनी एवरेज थी, 3.5। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सॉल्व कीजिए फटाफट। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका कितना आया, ये आया आपका 150, और डिवाइड हमें किससे करना है इसको, 40 से। ठीक है, कुछ नहीं करना, 10 से 10 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 चला गया, 7 जा 28 पॉइंट लगाया, एंड 4 5 जा 20। तो आंसर जो आएगा आपका
3.75 आएगा एंड इट विल, ये आपका 15, यहाँ पर आपको 15/4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे फर्दर सॉल्व होता तो इस तरह से आ जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे यहाँ पर बोला है कि अगर मोहन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस कोड से तो काउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ नहीं करना, अब आप देख लीजिए, बात मोहन आ रही है और एम और के का देखिए। तो जब आप एम और के का देख रहे हैं यानी कि बीच में क्या नंबर मिसिंग है, यहाँ पर आपका बीच में मिसिंग है के एल, ठीक है, एक नंबर मिसिंग है। ऐसे ही जब आप ओ में आ रहे हैं, इधर एम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे के एल एम एन, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि बीच में क्या हो रहा है, एक नंबर मिस हो रहा है। तो आप ऐसे यहाँ पे देख लेंगे। काउंट की अगर हम बात करें तो जब सी की बात आएगी तो यहाँ नीचे क्या आएगा, आपका कौन सा नंबर मिस हो जाएगा, बी मिस हो जाएगा। उल्टा चल रहे हैं हम, तो क्या आएगा, ए। तो आपका सबसे पहला लेटर जो होगा वो ए होगा। आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही जगह ए से स्टार्ट हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, जो सम है एजेस का 2 पर्सन की, यहाँ पर आपको एज सम दिया है, एज वो 50 है। दो लोग हैं जिनकी उम्र का जो सम है वो 50 है। अगर 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो, अगर 50 साल पहले इनकी एज का जो रेशियो था वो 5:3 था, तो आपको इनकी प्रेजेंट एज बतानी है कि अब ये कितने कितने साल के हैं। कुछ नहीं करना, एज वाले क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सॉल्व किए होंगे। देखिए हम लोग ने मान लिया कि इनकी जो एजेस रही होंगी वो ए और बी रही होंगी, तो हम इसको देख लेते हैं। ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये हमने ए और बी माना है, तो ए प्लस बी कितना रहा, 50 रहा, ठीक है। तो जब a प्लस बी आपका 50 रहा और 5 साल पहले जो इनकी एज का रेशियो था वो कितना था, 5/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका a-5/b-5 और इज इक्वल्स टू 5/3। ये तो इनका क्या रहा, एज का रेशियो रहा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू किधर आएगा, क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी ना, ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मैं इसको डिलीट करने वाली हूँ। फिर जब ये 25 आ गया, फिर आप क्या करेंगे, 3a माइनस 5b करेंगे और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जब आप ये 3a माइनस 5b करेंगे और इनको आपने 15 और 25 को क्या कर दिया, आपस में माइनस कर दिया, ठीक है, और ये जो 5b था ये इधर आ गया इज इक्वल्स टू के, तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है पुट कर देंगे, और ए की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू आप पुट करेंगे 5 माइनस बी, ठीक है। तो जब आप ए की वैल्यू 50 माइनस बी आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब हम यहाँ पर ए की वैल्यू 50 माइनस बी पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 150 माइनस 3b माइनस 5b और -10, यही हो जाएगा ना। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 150 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8b, ठीक है, यही होगा ना। तो जब ये आएगा तो फिर अब इज इक्वल्स टू, अब आपका इसके बाद क्या आएगा, तो अब आएगा आपका 160 इज इक्वल्स टू 8b, यानी कि b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 160/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे 8 2 जा 60, 20 आ जाएगा, यानी कि आपको b की वैल्यू पता चल गई 20 है, तो b की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स आ गई। अब आपको a की एज निकालनी है। a की एज कैसे निकालेंगे हम, 50 माइनस b निकालेंगे, तो 50 माइनस 20, तो ये एज कितनी आ गई, 30 ईयर्स आ गई। तो यानी कि a की एज जो है 30 ईयर्स है, b की एज 20 ईयर्स है। तो आप देख लीजिए 30 and 20 and it's here in option number A. Next move towards our next question and it is question number 12. Let a means, यहाँ पर आपसे बोला है कि मान लीजिए m जो है, सॉरी a का मतलब माइनस है, b का मतलब मल्टीप्लाई है, सी का मतलब डिवाइड है और डी का मतलब यहाँ पर प्लस है, ये बोला गया है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप इस इक्वेशन में ये पॉइंट ये सिंबल्स लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, 90, डी का मतलब प्लस, तो 90 + 9, ए का मतलब -29,
29 और सी का मतलब क्या है आपका डिवाइड है, तो डिवाइड, फिर 10, बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई और 2। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए जब इस तरह की कोई इक्वेशंस आ जाती हैं, जब आपके बहुत सारे सिंबल्स एक साथ आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, तो जब हमारे बहुत सारे सिंबल्स एक ही इक्वेशन में एक साथ आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम बॉड मास का यूज़ करते हैं। तो जब आप बॉड मास का यूज़ करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, डी का मतलब होता है आपका डिवाइड और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। और आप चलते क्या, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डी सॉल्व डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपको इस इक्वेशन में भी यही करना है। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड आप किसका करेंगे 29 और 10 का करेंगे, क्या आएगा 2.9 आ जाएगा। फिर आप इस 2.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5.8 आ जाएगा। अब ये 5.8 आ गया, अब आपको करना क्या है 90 + 9 और -5.8 करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले आप ऐड करोगे फिर माइनस करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 93.2, जो कि यहाँ आपको ऑप्शन में नहीं दिया, ये यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत दिए हुए। करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका 93.2 रहेगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज कंसीडर द असर्शन फर्स्ट एंड असर्शन सेकेंड एंड सिलेक्ट द राइट कोड गिवन बिलो। यहाँ असर्शन में कहा है कि बैंक लॉक इवन बैंक लॉकर्स आर नॉट सेफ, थीव्स कैन ब्रेक दैम। बैंक लॉकर सेव नहीं है, चोर उन्हें तोड़ सकते हैं और आपका सारा धन ले जा सकते हैं, बट थीव्स कैन नॉट गो टू हेवन, लेकिन जो चोर हैं वो स्वर्ग नहीं जाते। तो यू शुड कीप योर वेल्थ इन हेवन, तो आप अपने जो धन है उसको स्वर्ग में रख सकते हैं। अब सेकंड इसका असर्शन ये आ रहा है कि जो डिफरेंस है स्किन कलर का लोगों का, वो बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस है सन। हाँ ठीक है, ये तो है ही साइंटिफिक रीजन, तो ये ना कि सन से हम जितनी दूर हैं वहाँ के लोग, जैसे आप लोगों ने कहा वेस्ट इंडीज़ के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं, तो इसका जो रीज़न है वो क्या है, सन के जितना पास जो एरिया होगा वहाँ के लोग काले होंगे, सन से जितना दूर जो एरिया होगा वहाँ के लोग गोरे होंगे, ठीक है। एंड नॉट बिकॉज ऑफ सम परमानेंट ट्रेट्स, लेकिन यहाँ पे ये बोला कि कोई परमानेंट ट्रेट्स नहीं होते, लेकिन होते हैं, आपको पता है ना, मेलानिन प्रोडक्शन जिसमें ज़्यादा हो जाता है तो उसकी स्किन ब्लैक होने लगती है। तो स्किन कलर इज द रिजल्ट ऑफ बॉडीज रिएक्शन टू द सन एंड इट्स रे। यहाँ पे बोला जो स्किन कलर का रिजल्ट होता है वो बॉडी की जो रिएक्शन होती है सन से और उसकी रेस से, उसका कारण है। तो अब आपको बताना है कि जो दोनों ही असर्शन है वो कैसे हैं। तो दोनों असर्शन जो है वो फर्स्ट सेकंड वो एक तरह का आर्ग्यूमेंट की कोई फॉर्म है, या फिर असर्शन 1 जो है वो एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन असर्शन सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस द प्रोपोजिशन सम मैन आर ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड। यहाँ बोला कि कुछ मैन जो है वो ऑनेस्ट नहीं होते, ये कॉन्ट्राडिक्टेड क्यों है, क्योंकि कुछ मैन ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सारे जो मैन है वो ऑनेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज, अब जो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती है वो हमेशा सच होती है, हमेशा गलत होती है, कभी सही हो कभी गलत, या फिर कभी भी सही है कभी भी गलत नहीं होती। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, कभी ना सही होगी ना कभी गलत होगी। चूज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द कोर्स टू प्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे हैं एग्जामिनर, एग्जामिनी, प्लीडर, क्लाइंट, तो परसेप्टर क्या हो जाएगा आपका डिसिप्लिन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो ओबीडियंट होते हैं, अगर हम इसको सच मानते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप सही मान सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा यहाँ पर आपका दैट इज ऑल ओबीडियंट पर्सन आर स्टूडेंट है, बोला है सारे ओबीडियंट पर्सन स्टूडेंट होंगे, सारे स्टूडेंट ओबीडियंट ही होंगे, कुछ स्टूडेंट ओबीडियंट होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट आपके डिसओबीडियंट होंगे। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका
थर्ड और फोर्थ रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज चूज द राइट कोड। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्लेम्स दैट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो ये कहता है कि जो कंक्लूजन है वो क्लेम नहीं करता समथिंग मोर दैन दैट विच इज कंटेन्ड इन द प्रेमिसेस। द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रेमिसेस and conclusively if the conclusion is false then premises may be either true or false, and if permissive combination of premises is true then a conclusion must be true. So the correct answer for this question is first and second statement, and it is here in option number A. Next question number, अब ये 19 से 24 क्वेश्चंस आपके इस चार्ट पर बेस्ड हैं। इस चार्ट का आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको बताया है हर ईयर में कितने कितने जो हैं वो रहे हैं लोग, ठीक है, कितने यहाँ पर ये आइटम्स है कि फैमिली वगैरह में क्या रहा है, ठीक है, सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन का क्या है, अदर सोशल सर्विसेज का क्या है, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं सोशल सर्विसेज में वो यहाँ पर हैं जब एक्सपेंडिचर जो है वो कम है आपका 5% से टोटल एक्सपेंडिचर का इनकर्ड ऑन द सोशल सर्विस इन 2008 एंड 2009। जब आप टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे जो करेक्ट आंसर रहेगा उसका दैट इज ऑप्शन नंबर डी 135। Next question number 20 is in which year the expenditures on the social services have increased at the highest rate। या पूछा है कौन सी साल में एक्सपेंडिचर जो है सोशल सर्विसेज का वो बढ़ जाएगा। आप टेबल मैच करेंगे और करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज 2008 एंड 2009। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी एक्टिविटीज़ जो रहेगी वो ऑलमोस्ट स्टैगनेंट रहेगी अगर हम एक्सपेंडिचर की शेयर की बात करें तो द करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। Which of the following items expenditure share is almost equal to the remaining 3 items in the given year? So the correct answer for this question is social welfare and nutrition. Next is which of the following items of social services has registered the highest rate of increase in expenditure during 2007-8 to 2010-11। देखिए टेबल पढ़ के आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ये आंसर्स में से प्रोवाइड इससे करें ताकि आप देख सकें कि आपके आंसर्स गलत हैं या फिर सही हैं, लेकिन कोशिश आप खुद से उसको सॉल्व करने की करेंगे। करेक्ट आंसर वेलफेयर टू SC ST एंड OBC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि इनमें से कौन सा आइटम जो है उसको रजिस्टर किया गया हाईएस्ट रेट ऑफ डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 7 and 8 and 9 and 10, and it is option number A labor and employment। The last question is ALU stands for, so आप सभी को पता है arithmetic logical unit। option number D is the correct answer for this question। so I hope आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।